नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। इसे हम व्यवस्था विश्लेषण उपागम भी कह सकते हैं। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम को हम व्यवस्था विश्लेषण उपागम भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसकी जो संरचना है उसे बांटा जाता है। अगर प्रत्यक्ष रूप की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देती है, जैसे कि महाविद्यालय, विभाग, मंत्रालय, ये इसके जो प्रत्यक्ष स्वरूप है उसमें आते हैं। अप्रत्यक्ष जो दिखाई ना दे का अर्थ है जैसे सत्ता हुआ, शिक्षण कौशल हुआ, ये संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अप्रत्यक्ष संरचना के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी दो संरचनाएं हो गई, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में हो गई दोस्तों दिखाई देने वाली और अप्रत्यक्ष में दिखाई ना देने वाली। आगे हम बात करते हैं प्रकार्यात्मकता का अर्थ क्या है। प्रकट कार्य मतलब कार्य है ये, प्रकट कार्य और गुप्त कार्य। जैसे कि प्रकट कार्य जो संरचना द्वारा इच्छित है और गुप्त कार्य जो अनचाहे हैं, जो गोपनीय रूप से कृत कार्य हैं। अब मान्यताओं की बात करें तो इसमें हमने संरचनाएं देखी। हमारा उपागम कौन सा है? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। तो इसमें हमने एक तो संरचना की बात करी कि जो संरचना है वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष होती है। अगर हम प्रत्यक्ष संरचना की बात करें तो जैसे कि महाविद्यालय, ठीक है, महाविद्यालय या कोई विभाग या कोई मंत्रालय। अगर अप्रत्यक्ष की बात करें तो दिखाई ना देने वाली, जैसे कि सत्ता हो गई, शिक्षण हो गई, कौशल हो गई। इसके अलावा दोस्तों हमने बात करी प्रकार्यात्मकता, संरचना देख ली। अब उसकी प्रकार्यात्मकता मतलब कि ऐसे कार्य जिन्हें हम प्रकट कर सकते हैं या गुप्त रख सकते हैं। जो प्रकट कार्य होंगे वो साधारण सी बात है, जो भी आपकी संरचना है उसके द्वारा इच्छित होंगे, और जो गुप्त कार्य हैं वो कैसे होंगे? अनचाहे। अब हम बात करते हैं इनकी मान्यताओं की। तो प्रत्येक सामाजिक अवस्थाएं में संरचना होती है। प्रत्येक संरचना से जुड़े कुछ प्रकार यानी कि कार्य भी होते हैं। प्रत्येक संरचना व प्रकार्य आपस से संबंधित होते हैं, क्योंकि कौन सा उपागम है? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। मतलब कि हर एक, आप किसी भी व्यवस्था ले लो, कोई भी संगठन ले लो, उसकी कुछ संरचना होगी और उस संरचना से संबंधित प्रकार्य भी होंगे। प्रत्येक संरचना व प्रकार्य आपस में संबंधित भी होंगे। किसी संगठन को संरचना तभी माना जा सकता है जब उससे क्या संबंधित हो? प्रकार्य। इसके प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? रिक्स, डेविड एप्टर और ग्रेवियल आमंड। आगे हम बात करते हैं आलोचना की। तो संगठन किस प्रकार बाह्य पर्यावरण से प्रभावित होता है, इसकी बात नहीं की गई। किसी संरचना के प्रकार्य निश्चित करना कठिन कार्य है। अब हम बात करते हैं व्यवस्था सिद्धांत की। तो व्यवस्था सिद्धांत ये प्रशासनिक संगठन को विभिन्न अंगों की व्यवस्था के रूप में देखता है। व्यवस्था दो तरीके की हो सकती है, बंद व्यवस्था भी हो सकती है, खुली व्यवस्था भी हो सकती है। बंद व्यवस्था की यदि हम बात करें तो बाह्य वातावरण से अंतःक्रिया नहीं करती। खुली व्यवस्था दोस्तों बाह्य वातावरण से अंतःक्रिया करती है। तो व्यवस्था सिद्धांत व्यवस्था की बात करता है कि हम व्यवस्था दो तरीके की ले सकते हैं। एक तो ले सकते हैं बंद व्यवस्था और दूसरी ले सकते हैं खुली व्यवस्था। बंद व्यवस्था बाह्य वातावरण से अंतःक्रिया नहीं करती, और जबकि जो खुली व्यवस्था है ये दोस्तों बाह्य वातावरण से अंतःक्रिया कर सकती है। विशेषताएं देखें। प्रत्येक व्यवस्था उप व्यवस्थाओं में विभक्त होती है। मतलब आप किसी भी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो कोई भी जो व्यवस्था है वो डिफरेंट उप व्यवस्थाओं में विभाजित है। उप व्यवस्थाएं व्यवस्थाओं का संचालन करती हैं। जाहिर सी बात है कि आपने व्यवस्थाओं को उप व्यवस्थाओं में डिवाइड कर रखा है।
तो व्यवस्थाओं का संचालन कौन कर रही है? उपव्यवस्थाएं कर रही हैं। उपव्यवस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। व्यवस्था व परिवेश एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। गतिशीलता, विशिष्ट उद्देश्य, खुली व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब इसके अलावा क्या देखा विशेषताओं में कि जो उपव्यवस्थाएं हैं लगातार गतिशील रहती हैं, मतलब निरंतर कुछ ना कुछ कार्य करती रहती हैं। और इसके अलावा जो उप व्यवस्थाएं हैं इनके कुछ ना कुछ विशिष्ट उद्देश्य है। हमारा एक उद्देश्य है, उसके लिए एक व्यवस्था है, उसके लिए हमने उप व्यवस्थाएं बनाई हैं जो कि उसकी सहायक हैं, जो कि उसकी हेल्पर हैं, जो उसको हेल्प करने के लिए बनाई गई हैं। तो एक कॉन्टिन्यूस होंगी यानी कि गतिशील होंगी, गतिशीलता इसमें प्रेजेंट रहेगी। और दूसरा, ये जो उप व्यवस्थाएं हैं ये भी किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु ही तो बनाई गई हैं। खुली व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों की यदि हम बात करें तो सिंपल सी बात है, आर्थिक कारक होंगे, सामाजिक कारक भी होंगे जो कि खुली व्यवस्था को प्रभावित करेंगे, प्रशासनिक कारक, राजनीतिक कारक और प्रौद्योगिकीय कारक। अब हम देखते हैं दोस्तों इसका महत्व। तो प्रत्येक अंग को महत्व दिया जाता है व्यवस्था सिद्धांत में। हमने अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई हैं, उपव्यवस्थाएं बनाई हैं, तो हम अलग अलग को महत्व देंगे। इससे संगठन की गतिशीलता में वृद्धि होती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो उपव्यवस्थाएं हैं वो निरंतर क्या हैं? गतिशील। यह व्यवस्थाओं की अंतःनिर्भरता समझने में सहायक है। मतलब हमने अलग अलग उपव्यवस्थाएं बनाई, व्यवस्थाएं बनाई है, उसमें क्या समझता है, क्या समझाने का प्रयत्न करता है कि उनमें आपस में क्या निर्भरता है। इसके अलावा जो व्यवस्था सिद्धांत है ये टीम वर्क को भी बढ़ावा देता है। कार्मिक प्रशासन में भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि में तालमेल बैठाना ये भी किसका काम है? व्यवस्था सिद्धांत का। आलोचना की बात करें तो व्यवस्था में उपव्यवस्थाओं को खोजना कठिन कार्य है। आप आसानी से व्यवस्थाओं में उपव्यवस्थाओं को नहीं खोज सकते। संबंधों की गहराई बताने में ये असमर्थ है। लोक प्रशासन व पर्यावरण की कारणात्मक व्याख्या में असफल है। ठीक है दोस्तों, मतलब पूरी तरीके से कारणात्मक व्याख्या नहीं कर सकती। तो हमने क्या देखा? हमने पहले देखा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, इसे व्यवस्था विश्लेषण उपागम भी कहते हैं। इसमें हमने संरचना दो तरीके की बताई, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो दिखाई दे में महाविद्यालय हुआ, विभाग हुआ, मंत्रालय हुआ। अप्रत्यक्ष की बात करें जो दिखाई ना दे, जैसे कि सत्ता, शिक्षण कौशल आदि। अब हम बात करते हैं प्रकार्यात्मक की। प्रकार्यात्मक जो प्रकट कार्य हो सकते हैं, गुप्त हो सकते हैं। प्रकट कार्य जो संरचना द्वारा इच्छित होते हैं और गुप्त कार्य जो अनचाहे होते हैं। मान्यताओं की हमने बात करी कि प्राकृतिक सामाजिक व्यवस्था में संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक संरचना से जुड़े कुछ न कुछ प्रकार्य होते हैं। प्रत्येक संरचना और प्रकार्य आपस में संबंधित होते हैं, ये बातें करी। इसके अलावा किसी संगठन को संरचना तभी माना जा सकता है जब उससे प्रकार्य संबंधित हो। अगर प्रकार्य संबंधित नहीं है तो वो संरचना भी नहीं है। रिक्स, डेविड एप्टर और ग्रेवियल आमंड ने इसका समर्थन किया। किसने? रिक्स, डेविड एप्टर और ग्रेवियल आमंड। अब है ग्रेवियल आमंड ने। द नेक्स्ट इज आलोचना। संगठन किस प्रकार बाह्य पर्यावरण से प्रभावित होती है, इसकी व्याख्या तो ये कर ही नहीं पाया। किसी संरचना के प्रकार्य निश्चित करना कठिन कार्य है। तो संगठन किस प्रकार बाह्य पर्यावरण से प्रभावित होता है, इसके लिए हमने व्यवस्था सिद्धांत दिया है, आगे इसकी बात करी गई है। इसके अलावा किसी संगठन के क्या प्रकार्य होंगे वो भी ये डिटेल में नहीं बता पाया कि कौन कौन से प्रकार्य लिए जाएंगे। व्यवस्था सिद्धांत जो संगठन है उसकी अलग अलग व्यवस्थाओं से संबंधित है। अब जो व्यवस्था है दोस्तों वो खुली भी हो सकती है, बंद भी हो सकती है। जो बंद व्यवस्था है वो बाह्य पर्यावरण से प्रभावित नहीं होगी, लेकिन जो खुली व्यवस्था है वो बाह्य पर्यावरण से प्रभावित होती है।
अब हम बात करते हैं विशेषताओं की। तो प्रत्येक व्यवस्था को हमने उपव्यवस्थाओं में डिवाइड किया है। उपव्यवस्थाएं व्यवस्थाओं का संचालन करती हैं। उपव्यवस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर भी करती हैं। व्यवस्था और परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और इसके अलावा इसका क्या विशेषता है कि जो उपव्यवस्थाएं हैं या जो व्यवस्थाएं हैं वो निरंतर गतिशील हैं। इनका कुछ ना कुछ विशिष्ट उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, मतलब इनका कुछ विशिष्ट उद्देश्य है, गतिशील है, व्यवस्था और परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सभी उपव्यवस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, उपव्यवस्थाएं व्यवस्थाओं का संचालन करती हैं आदि। अगला है कि जो खुली व्यवस्था इसको प्रभावित करने वाले कारक आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिक ये कारण है जो खुली व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। महत्व की बात करें तो प्रत्येक अंग को महत्व दिया जाता है। इसमें संगठन की गतिशीलता में वृद्धि होती है। ये व्यवस्थाओं की अंतर्निर्भरता समझने में सहायक है। टीम वर्क को बढ़ावा दिया जाता है। कार्मिक प्रशासन में भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि में तालमेल बैठाना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आलोचना की बात करें तो व्यवस्था में उपव्यवस्थाओं को खोजना कठिन है। इसके अलावा संबंधों की गहराई बताने में भी असमर्थ है। लोक प्रशासन और पर्यावरण की कारणात्मक व्याख्या करने में भी असफल है। तो ये थे दोस्तों अपने 2 उपागम, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक उपागम और व्यवस्था सिद्धांत। तो आज हमने जो पब्लिक एड में अलग अलग उपागम या सिद्धांत या प्रिंसिपल्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।